गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बैठ जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीगल मैगजीम्स को लेकर के। लीगल मैगजीम्स क्या है और क्यों इनका जो है कोर्ट में या केस का इंटरप्रिटेशन करने में बड़ा रोल होता है। इवन केस किसी केस की एप्लीकेशन या रिट की ड्राफ्टिंग में इनका क्या रोल होता है, और खास तौर से जो विद्यार्थी जुडिशरी या जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए आंसर करते समय अगर वो अपने आंसर में इन लीगल मैगजीम्स का यूज करते हैं, साथ ही केस लॉ भी एग्जाम्पल्स के तौर पर सेट करते हैं, तो वो आंसर भी बड़ा परफेक्ट और बैलेंस आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले लीगल मैगजीम्स को जानने का प्रयास करेंगे कि लीगल मैगजीम्स हैं क्या। तो बेसिकली जो लीगल मैगजीम्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए और लीगल मैगजीम्स आर बोरोड फ्रॉम लैटिन। और इनकी खास बात यह है इन मैगजीम्स की कि ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में, एक कंसाइज फॉर्म में ब्रॉड मीनिंग रखते हैं। मीन्स टू से कहने का मतलब है लीगल मैगजीम्स हैव ब्रॉड मीनिंग इन इट्स कंसाइज फॉर्म। बहुत छोटे फॉर्म में इनकी मीनिंग बहुत बड़ी होती है। तो आज का जो हम टॉपिक है लीगल मैगजीम्स पर डिस्कस करेंगे, जो आमतौर पर जब आप केस में कभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल या ड्यूरिंग द आंसर इन एग्जामिनेशन, जुडिशरी के एग्जामिनेशन में, या इवन समटाइम्स इन इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू देते समय भी इन मैगजीम्स का यूज करते हैं तो इससे आपकी जानकारी, कानून में कितनी अच्छी आपकी पकड़ है, कानून के आप कितने अच्छे जानकार हैं, सामने वाले पर भी इसका इंप्रेशन पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली इन्हीं मैगजीम्स को लेकर के है। तो सबसे पहले हमने एक यहां पे मैगजीम लिया जिसका मतलब है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया कहने का मतलब है कि एन एक्ट मीन्स विच टाइप एक्ट, an act means which type act, and criminal act does not make a person criminal unless mens rea। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई आपराधिक कृत्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि उसमें मेंस रिया ना हो, अर्थात उस क्राइम को करने के लिए उसका क्रिमिनल इंटेंशन ना हो। अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है और क्राइम कमिट हो गया है तो वो व्यक्ति जिसने भी क्रिमिनल एक्ट किया है ही इज नॉट क्रिमिनल। क्रिमिनल कब होता है व्यक्ति? जब एक्टस रियस एंड मेंस रिया, अगर ये दोनों है एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस का मतलब क्रिमिनल एक्ट, मतलब उसने कोई क्राइम कमिट किया,
और मेंस रिया मतलब उसका उस क्राइम को कमिट करने के पीछे उसका इंटेंशन भी था। कहने का मतलब है किसी अपराध को करने के लिए उसकी मानसिकता, उसकी सोच, उसकी इंटेंशन भी क्या होनी चाहिए? आपराधिक होनी चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ नहीं है, मतलब क्रिमिनल एक्ट तो हुआ है, क्राइम तो हुआ, बट मेंस रिया वॉज अब्सेंस देयर, मेंस रिया नहीं थी, मतलब उसका इंटेंशन नहीं था उस क्राइम को करने का। तो अगर उस व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया बट इंटेंशन नहीं था, इट मींस ही इज नॉट क्रिमिनल, इधर ही और सी इज नॉट क्रिमिनल, वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से ऐसे समझते हैं, सपोज करो कि कोई एक जंगली जानवर है जो कि आदमखोर है और वो जंगली जानवर किसी जो है रेजिडेंट एरिया में एंटर कर जाता है। अब रेजिडेंट एरिया में एंटर कर जाता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको भगाने के लिए, कोई लाठी डंडा, और एक भाई साहब के पास, हमारे मान लीजिए नॉन थे, उनके पास एक अपनी बंदूक थी, लाइसेंस वाली बंदूक थी। अब वो भी अपनी बंदूक लेकर के उसको भगाने लगे। उन्होंने पहले तो हवा में फायर किया, लेकिन डर था कि ये किसी व्यक्ति की जान ना ले ले, चूंकि जानवर आदमखोर है। लेकिन जानवर भी भाग करके एक झाड़ी के पीछे चला गया। अब वो झाड़ी वहां पे हिल रही थी, सामने वाले को लगा कि जानवर यहाँ पे अभी भी झाड़ी में छुपा है। अब उसने क्या किया कि बंदूक चला दी, क्या समझ करके, चूंकि उसके दिमाग में क्या था कि सामने एक आदमखोर विल्ड बीस्ट है, एक जंगली जानवर है जिससे ह्यूमैनिटी को खतरा है, किसी की जान ले सकता है। तो उस जानवर को मारने के उद्देश्य से या उसको भगाने के उद्देश्य से उसने गोली चला दी। अब गोली चला दी वहां झाड़ी के पीछे, झाड़ी को हिलता देख करके जो उसने महसूस किया कि यहाँ पे जानवर है, क्योंकि पास जाकर के उसको देख करके तो उसने गोली चलाई नहीं, लेकिन वहां जानवर तो नहीं था, लेकिन झाड़ी के पीछे कोई एक व्यक्ति बैठा था और वो गोली जाकर के उस व्यक्ति को लग जाती है और उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ कर जाता है। अब डेथ कर गया तो पहली चीज तो यहां पर एक्टस रियस, एक्टस रियस तो हुआ, क्या हुआ कि किसी की जान लेने का काम तो इसने कर दिया, और किसी की जान लेना जो है क्या है? एक अपराध है, क्रिमिनल एक्ट है। बट क्या जान लेने के पीछे उसका इंटेंशन भी उस व्यक्ति की जान लेना था? नहीं था। यहां पे क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। क्या हुआ है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच इज एग्जेम्प्टेबल बाय लॉ, जो कानून में भी क्या है? माफी के लायक है। एक्टस रियस हुआ, अपराध हुआ, लेकिन उसके पीछे गिल्टी माइंड नहीं था। कुल मिलाकर के जब तक कि कोई व्यक्ति कोई किसी तरह का कोई अपराध करता है, लेकिन अगर अपराध के पीछे उसकी अगर उस अपराध करने की मानसिकता मीन्स दोषपूर्ण मानसिकता नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं है, उस अपराध करने के पीछे उसका कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। तो किसी व्यक्ति को अपराधी कब बनता है कोई व्यक्ति? जब एक्टस रियस हो, मतलब अपराध हो और साथ में उसके पीछे आपराधिक सोच हो, उसका इंटेंशन उस अपराध को करने का है, तो वो अपराधी। तो मेरे ख्याल से एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट रिया जो कहता है कि किसी व्यक्ति या कोई अपराध आपराधिक कृत्य किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाता है, उसको तब तक क्रिमिनल लाइबल नहीं करता है जब तक कि उस अपराध करने के पीछे उसका आपराधिक इंटेंशन ना हो। गिल्टी माइंड अगर नहीं है तब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं बनता है। इट मींस एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनटिल और अनलेस मेंस इट रिया और गिल्टी इंटेंशन। गिल्टी माइंड मतलब उसका दिमाग भी दोषपूर्ण होना चाहिए। अगर दिमाग दोषपूर्ण है, एक्टस रियस एंड मेंस रिया अगर दोनों प्रेजेंट है, देन वो अपराधी है, अदरवाइज अपराधी नहीं है। और कोई भी आंसर अगर आप कर रहे हैं
तो केस लॉ का एग्जाम्पल्स जरूर देना चाहिए। और इसके लिए केस लॉ के तौर पर आप देख सकते हैं, ये है मोहम्मद याकूब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस को एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, मोहम्मद याकूब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1980 का केस है। ये एज ए केस लॉ अपने आंसर में जरूर लिखें। तो मेरे ख्याल से ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड लीगल मैगजिम लेते हैं। सेकेंड हमारा दूसरा लीगल मैगजिम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे की भी सुनो, सिर्फ अपनी ही मत कहो, दूसरे की भी सुनो। ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम किस लिए? बेसिकली ये बात करता है टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस की बात करता है। ये तब कि देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, चूंकि हमने बहुत समय तक हम ब्रिटेन की कॉलोनी रहे, तो हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वो भी हमने जो है कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से ही लिया है। पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने चुना। अब पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और चूंकि ब्रिटेन में जो है क्या था? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, तो हमने भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ले लिया। था क्या कि भाई अगर लॉ में किसी अपराध को करने की सजा ये है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय उस व्यक्ति को वो सजा मिल जानी चाहिए। यही बस बात थी। हम जब 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कशन कर रहे थे कि हम किस तरह से कानून का प्रैक्टिस करेंगे, हमारा कानून कैसा होगा, तो हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी बात कर रहे थे, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है अमेरिका में चलता है। तो वहां पे क्या था कि भाई हम देश भी हमारा नया नया आजाद हो रहा था, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बहुत इंटेलेक्चुअल्स थे और दूरदर्शी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हम नए नए आजादी पा रहे हैं, और अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लाएंगे तो हम स्टेट के सोवरेन फंक्शन में अगर कोई काम करेंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे इस तरह से। तो हम कोई भी कानून पार्लियामेंट लाएगी, कोई भी कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लोग रोज हाई कोर्ट में खड़े होंगे। तो फिलहाल तो एक काम करो, अभी प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही रिकमेंड करो, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही रहने। तो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो ये कहता है कि अगर कोई काम, किसी काम को करने की सजा अगर ये है, तो एज पर प्रोसीजर और प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ उस व्यक्ति को वो सजा मिल जानी चाहिए। और उसी के चलते 1975 में जो है, देन जो हमारी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी और श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे भारत की प्रधानमंत्री थी, उनकी विशेष कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने जो है इमरजेंसी इंपोज कर दी। 1997 में इमरजेंसी तो खत्म हो गई, लेकिन हुआ क्या? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मेनका गांधी का पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया। पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया मतलब पासपोर्ट जब्त कर लिया। अब मेनका गांधी का कहना यह था कि भाई पासपोर्ट आप हमारा कैसे जब्त कर सकते हैं, और वो भी बिना हमको कोई नोटिस दिए, आपने हमें सुना भी नहीं, हमें जाना भी नहीं। तो वो जो है, चूंकि अगर आप किसी व्यक्ति को सुनेंगे नहीं, उसके जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। एक तो पासपोर्ट अगर आप जब्त करके आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहे हैं, फिर आर्टिकल 19 की ही वायलेशन की क्यों बात होगी? फिर तो आर्टिकल 21 की भी बात होगी, जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी की बात करता है। फिर आर्टिकल 13 क्लास 2 की भी वायलेशन होगा, जो कहता है कि भाई पार्लियामेंट भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव हो।
तो यहां पर देखा जाए तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 13 क्लास 2, आर्टिकल 21, इन सारे आर्टिकल्स का जो है वायलेशन। अब इंदिरा गांधी सॉरी मेनका गांधी जी ने अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट डाली कि भाई इन्होंने तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया। तो बोले कैसे वायलेशन हुआ? तो भाई ये वायलेशन हुआ। ठीक है, आप हमारा पासपोर्ट अथॉरिटी ने जब्त किया है, तो क्यों जब्त किया है? उसके पीछे का क्या हमें नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को एडमिट किया, स्वीकार किया कि एग्जैक्टली आप किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर रहे हो तो कैसे कर लिया आपने? तो उन्होंने कहा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। भाई प्रोसीजर में था, ये प्रोविजन था कि हम इनका जब्त कर सकते हैं। आई हैव द राइट, हमने जब्त कर लिया, वेरी गुड, दूसरे को सुनोगे भी नहीं। तो यहां पर आरडी अल्ट्रम पार्टम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बैकडोर से ही सही, बैकडोर से ही सही कहां पर आया? हमारे आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई दूसरे पक्ष को भी जानो, उसको भी सुनो, उसे भी अपनी बात कहने का, उसे अपना डिफेंड रखने का जो उसका राइट है, उसके राइट कर्टेल मत करो, दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो यहाँ पे आरडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब यही है कि हमें दूसरे पक्ष को भी, हियर टू अदर्स आल्सो, दूसरे की भी सुनो। और इसका केस ला है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये केस है 1978। तो ये जो है केस ला भी आपका तैयार है। आई होप जो है आरडी अल्ट्रम पार्टम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये दूसरा लीगल मैगजीन भी आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट से मैं ये कहूंगा कि ये जो है जब भी कोई आंसर करें तो उस आंसर करते समय इन लीगल मैगजीन्स को अगर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर में अगर शामिल करेंगे तो अच्छे नंबर भी मिलेंगे और यहां से आपकी योग्यता भी, एलिजिबिलिटी भी सिद्ध होती है। अब हम एक मैगजीन और डिस्कस करेंगे फर्दर। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम दो तीन लीगल मैगजीन्स पर डे की क्लास देते रहे ताकि आप लोगों के लीगल मैगजीन्स तैयार हो जाए। एक मैं केस जो है लीगल मैगजीन दे रहा हूं, उबी जस इबी रेमेडियम, उबी जस इमी रेमेडियम। कहने का मतलब है यहां पे वेयर्स देयर राइट, वेयर्स देयर्स रेमेडी, वेयर्स देयर राइट देयर्स रेमेडी आल्सो। जहां पर आपके अधिकार होते हैं, राइट होते हैं, जहां पे राइट होगा वहां पे रेमेडी भी होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति के, किसी भी तरह के, किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या किसी स्टेट के द्वारा या इवन दैट इज कोर्ट, इवन इफ दैट इज कोर्ट, चाहे फिर वो कोर्ट ही क्यों ना हो, यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स का जहां पे वायलेशन होता है वहां पे रेमेडी भी होती है, उपचार भी होता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के जहां पे लीगल राइट का वायलेशन हो या उसके किसी तरह के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो वहां पर जो है क्या होगा, वहां पे रेमेडी भी होगी। इसके लिए आप केस लॉ के तौर पर लिख सकते हैं एस बाय वर्सेस वाइट, एस बाय
वर्सेस वाइट, दिस इज द केस ऑफ 1703 एज केस लॉ। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन जो है वायलेशन होना चाहिए। वायलेशन किस चीज का होना चाहिए? जहां पे आपके लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या कोई आपका सब्सटेंटिव लॉ क्वेश्चंस है जो आपको सुना जाना चाहिए था, आपका कोई एविडेंस रिकॉर्ड में आना चाहिए था, तो वहां पे इस तरह का अगर किसी भी तरह का कोई वायलेशन हो रहा है तो इन केस में आपको जो है रेमेडी भी मिलेगी। इज दैट क्लियर? नाउ once more, res judicata, रेस जुडिकेटा क्या है? रेस जुडिकेटा ये सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ये क्या बात करता है? ये कहता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय ने, मींस कंपिटेंट कोर्ट ने, किसी केस को एक बार डिसाइड कर दिया है, किसी लिटिगेशन को डिसाइड कर दिया है, देन सेम केस बिटवीन द सेम पार्टी सेम कोर्ट में लाए नहीं करे। ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझिए, जैसे कि ए एंड बी और टू पार्टीज, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। इन ए और बी पार्टी का कोई केस, ए और बी पार्टी के बीच में कोई केस, मान लीजिए सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के यहां चल रहा है, ठीक। अब ये सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में ए एंड बी के बीच कोई जो डिस्प्यूट था, लिटिगेशन था, कोई केस था, वो चल रहा था। अब सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने इस केस को जो है क्या किया, डिसाइड कर दिया, चाहे इधर इन फेवर ऑफ ए और इन फेवर ऑफ बी, चाहे उसने ए के पक्ष में डिसाइड कर दिया या बी के पक्ष में। अब होता क्या है, कुछ समय पश्चात मान लीजिए केस डिसाइड हो गया ए के फेवर में, अब बी कुछ दिन तक तो शांत पड़ा रहा कि यार अभी तो केस मेरा डिसाइड हुआ है 2025 में, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। 2028 में अचानक से फिर आ जाएंगे और सीनियर डिवीजन के यहां वही कोर्ट केस ले जाए और केस डाले, तो जो ए का अधिवक्ता है वो क्या कहेगा कि सर दिस केस इज बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 रूल 7, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी 1908 एंड रूल नंबर 7 which states that if there any case once has been decided, then same case between the same party same court में lie नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, वो कहेगा एक एडवोकेट दिस केस इज नॉट मेंटेनेबल, पहले तो ये डिसाइड किया जाए केस चलने से पहले वेदर द केस इज मेंटेनेबल और नॉट। तो on the stage of admission this case is not maintainable, it is just because the case has been already decided by the same court, उसी कोर्ट के द्वारा एक ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो सेम पार्टी सेम केस सेम कोर्ट में कैसे आ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये केस वहां पे नहीं चल सकता है। कि क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही एक बात कहना चाहूंगा, अगर मेरे दर्शकों को या मेरे किसी विद्यार्थी को मुझसे किसी भी तरह की कोई राय लेनी हो या किसी प्रश्न का आंसर कैसे करना है, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।